तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 24 के प्रश्न नंबर 12 से लेके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्न सारणी से मानक विचलन निकालो और बताओ कि विचरण क्षेत्रफल में अधिक है अथवा उपज में। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष और यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रफल, जो कि यह लाख हेक्टेयर में दिया हुआ है, और इधर दी हुई है उपज, जो कि यह लाख गांठों में दी हुई है। तो इस सारणी को पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न सारणी से मानक विचलन निकालो, तो हम जानते हैं कि मानक विचलन का जो सूत्र होता है वह होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ। और चूंकि इस सारणी में बारंबारता की बात नहीं की गई है, इसलिए मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। तो मानक विचलन हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, जहां जो यह d है तो d का मतलब होता है कि x में से हमें समांतर माध्य घटाना होगा। और चूंकि बाद में हमें विचरण गुणांक भी पता करना है, क्योंकि प्रश्न ने कहा है और बताओ कि विचरण क्षेत्रफल में अधिक है या उपज में। तो चूंकि हमें विचरण भी ज्ञात करना है और विचरण का जो सूत्र होता है वह होता है मानक विचलन, और इस संकेत को हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बटे होता है a, तो a यहाँ पर होता है समांतर माध्य और गुणे में होता है 100। तो इससे निकलता है विचरण गुणांक। मतलब चाहे हम मानक विचलन निकालें या मानक विचलन गुणांक निकालें, हमें समांतर माध्य की तो आवश्यकता होगी ही होगी। तो सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल का समांतर माध्य ज्ञात कर लें, फिर जब समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा तो उसकी सहायता से हम मानक विचलन ज्ञात कर लें और फिर विचरण गुणांक ज्ञात कर लें। ठीक है, इसी प्रकार बाद में हमें उपज का समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, फिर उस समांतर माध्य की सहायता से हमें मानक विचलन ज्ञात करना होगा और उसके बाद हमें विचरण गुणांक ज्ञात करना होगा। फिर देखेंगे कि विचरण गुणांक किसका ज्यादा है, उपज का ज्यादा है या क्षेत्रफल का ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल का समांतर माध्य ज्ञात कर लें। तो चूंकि क्षेत्रफल में भी देखिए बारंबारता नहीं है, उपज में भी बारंबारता नहीं है, तो जब हमारे पास बारंबारता नहीं होती है तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या हम कह सकते हैं सिग्मा x अपान n। मतलब जो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है इसको हम x मानेंगे, इसलिए पहले हम इन xों को जोड़ लेंगे। ठीक है, और फिर इस योग को हम भाग करा देंगे जितने के ये पद हैं, क्योंकि कुल पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल पद 10 है जिसे हम n कहेंगे। तो n बराबर दिया हुआ है 10, और अब हम इसका भी योग ज्ञात कर लें, तो इसके योग को हम कहेंगे सिग्मा x। तो जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1406। तो इसका तो योग आ गया 1406। अब हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल का समांतर माध्य। तो क्षेत्रफल का समांतर माध्य हो जाएगा 1406 और बटे में हो जाएगा 10, तो इसका मान आ जाएगा 140.6। जब हम 10 से भाग कराएंगे 1406 में तो हमें प्राप्त हो जाएगा 140.6। तो समांतर माध्य तो हमें पता चल गया। अब चूंकि हमें मानक विचलन ज्ञात करना है, तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमें x में से समांतर माध्य घटाना होगा। मतलब 152 में से हमें 140.6 घटाना होगा, फिर 114 में से 140.6 घटाना होगा। ठीक है, और यदि लग रहा है कि दशमलव वाली संख्या को घटाना थोड़ा समय लेगा, तो हम जानते हैं कि यदि दशमलव के बाद कोई संख्या है और यदि वह 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाले अंक को हम एक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लगभग 141 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या है वह 6 है, जो कि यह 5 से बड़ी है। तो इसको हम 141 भी मान सकते हैं लगभग। तो अब हमें 152 में से 141 घटाना होगा, 114 में से 141 घटाना होगा, या हम यदि इसको लगभग ना माने तब भी हम 140.6 भी घटा सकते हैं इन प्रत्येक संख्याओं में से। तो चलिए हम यहाँ पर 140.6 ही लेंगे। तो चूंकि अब हम x में से यह समांतर माध्य घटाने जा रहे हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं d। तो d बराबर होता है x माइनस समांतर माध्य, मतलब a, x माइनस a। तो यहाँ पर लिखेंगे d, जो कि यह d है x माइनस a के बराबर, और a हमारा आया है 140.6। तो चूंकि जब 152 में से 140 घटाएंगे तो हमें यह संख्या प्लस की प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि बड़े में से हम छोटा घटा रहे हैं। और जब हम 114 में से घटाएंगे 140, तो चूंकि 114 छोटा है और 140 बड़ा है, तो हमें 140 में से 114 घटाना होगा। ठीक है, तो हमें इसका मान माइनस में प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि हमें लिखना है 114 माइनस 140.6, तो इसका मान माइनस में आ जाएगा और इसका मान भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि यह 140 से छोटी संख्या है। और देखिए इसका भी मान माइनस में आएगा क्योंकि यह भी 140 से छोटी है, इसका भी मान माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल माइनस वाली संख्याएं हमें 4 प्राप्त हो जाएंगी। तो 152 में से जब 140.6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11.4। फिर 114 में से हमें 140.6 घटाना है तो हमें प्राप्त होगा 26.6। फिर 138 में से 140 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2.6। फिर 154 में से 140.6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 13.4। फिर 144 में से 140 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.4। फिर 153 में से 140.6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12.4। फिर 144 में से 140 घटाएंगे तो अभी जब घटाया गया था तो 3.4 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर भी 3.4 ही होगा। फिर 117 में से 140.6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 23.6। फिर 136 में से हमें घटाना है 140.6 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4.6। फिर 154 में से 140.6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 13.6। तो डी तो हमें प्राप्त हो चुका है और सूत्र में हमें डी स्क्वायर के योग की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम इसका वर्ग कर लें, तो अब हमें डी का वर्ग करना पड़ेगा। तो एक कॉलम और बढ़ाएंगे डी स्क्वायर का, तो अब हमें 11.4 का वर्ग करना होगा, 26.6 का वर्ग करना होगा, मतलब हमें प्रत्येक संख्या का वर्ग करना होगा। तो 11.4 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 129.96 और 26.6 का जब वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 707.56 और जब 2.6 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.76। फिर 13.4 का जब वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 179.56। फिर 3.4 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11.56। फिर 12.4 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 153.76। फिर 3.4 का वर्ग करेंगे तो जिस प्रकार से भी यहाँ पर प्राप्त हुआ था 11.56। फिर 23.6 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 556.96। फिर 4.6 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21.16। फिर 13.6 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 179.56। तो चूंकि सूत्र में हमें इसके योग की जरूरत है तो अब हम इसका योग ज्ञात कर लें। तो इसके योग को हम लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, और यदि एफ से भी गुणा साथ में होती तो यहाँ पर हो जाता एफ डी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए माइनस की ये संख्याएं थी, माइनस का 23.6, माइनस का 4.6, माइनस का 2.6 और माइनस का 26.6। तो ये माइनस क्या हुए? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं की गुणा यदि वही दो संख्याएं माइनस की हैं, जैसे माइनस का ए गुणे माइनस का ए हो, तो इसका जो गुणनफल आएगा वह प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 26.6 को 26.6 से ही गुणा कराएंगे 2 बार तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये सारी संख्याएं अब प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो योग आएगा वह आएगा 1958.4। तो मानक विचलन और प्रसरण गुणांक ज्ञात करने के लिए जिस चीज की हमें आवश्यकता थी उसे तो ज्ञात कर लिया गया है। अब हम पहले तो मानक विचलन ज्ञात कर लें। ठीक है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल का मानक विचलन। तो मानक विचलन का सूत्र रख दें अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर का मान आया है 1958.4 और बटे में रखना है हमें n, तो n का मान है 10 और साथ में है अंडर रूट। तो जब हम 10 से भाग कराएंगे तो चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पर 10 के आगे एक 0 है। ठीक है, तो दशमलव हमारा यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा बराबर अंडर रूट 195.84।
और जब हम 195.84 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.99, जो कि यह लगभग 14 के बराबर है, क्योंकि दशमलव के बाद 5 से बड़ी संख्या है जो कि है 9। और हम जानते हैं कि जब 5 से बड़ी संख्या होती है दशमलव के बाद तो उससे पहले का हम एक अंक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इधर एक अंक बढ़ जाएगा तो यह हो जाएगा 13 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, या यहीं से देख लीजिए कि जो यह 195.84 है तो चूंकि दशमलव के बाद जो संख्या है वह 8 है। देखिए जब 4 को हटाएंगे तो यह तो हट ही जाएगा डायरेक्ट, इस 8 की जगह पर 9 नहीं होगा क्योंकि यह जो 4 है यह 5 से कम है। और जब हम इस 8 को हटाएंगे तो इससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा सीधे सीधे 196, और 196 14 का वर्ग होता है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको ही 196 बना सकते हैं, तब भी इसका मान 14 आएगा, या इसकी सहायता से जब 13.99 आया है तो इसको भी हम 14 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो मानक विचलन तो हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें प्रसरण गुणांक भी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे, क्योंकि अब लास्ट वाली चीज हम ज्ञात करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे तथा विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का सूत्र होता है सिग्मा अपान ए इंटू 100। तो सिग्मा क्या है? सिग्मा यहाँ पर होता है मानक विचलन, तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिग्मा का मान आया है 14, तो यह हो जाएगा 14 बटा ए। तो ए होता है समांतर माध्य जो कि आया है 140.6 और इंटू में हमें 100 रखना है। तो हल करने पर यह हो जाएगा 1400, क्योंकि 14 की गुणा 100 से कराएंगे, और बटे में है 140.6। तो जब यह दशमलव कटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 14,000 और बटे में हो जाएगा सीधे सीधे 1406। तो जब 1400 से हम भाग कराएंगे 14,000 में तो हमें प्राप्त होगा 9.957, जो कि यह परसेंट में आता है इसका मान। ठीक है, तो विचलन गुणांक तो हमें पता चल गया, और जो यह मानक विचलन है तो इसका मात्रक हम क्या रखेंगे? तो चूंकि यह क्षेत्रफल का मानक विचलन है और इसका जो मात्रक है वह लाख हेक्टेयर में है, तो इसका मात्रक लिख देंगे लाख हेक्टेयर में, मतलब 14 लाख हेक्टेयर। तो जिस प्रकार से क्षेत्रफल का मानक विचलन और विचलन गुणांक ज्ञात किया गया है, ठीक उसी प्रकार हमें उपज का भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो उपज में भी सबसे पहले तो हम d निकालेंगे। तो d कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका समांतर माध्य ज्ञात कर लें। तो समांतर माध्य कब ज्ञात हो पाएगा? जब हम इसका योग ज्ञात कर लें। तो इसके योग को लिखेंगे सिग्मा x। तो सिग्मा x बराबर, मतलब हमें इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 530। ठीक है, तो चूंकि अब हमें उपज का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे इसलिए उपज का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 530। तो सिग्मा x का मान आया है 530 और n का मान है 10, क्योंकि ये कुल संख्याएं 10 हैं। ठीक है, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा तो बचेगा 53। तो उपज का जो समांतर माध्य अर्थात जो a आया है वह आया है 53। ठीक है, तो अब हम d निकाल सकते हैं प्रत्येक संख्या में से 53 घटाकर। तो 49 में से 53 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 4, फिर 51 में से 53 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2, फिर 50 में से 53 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3, फिर 45 में से 53 घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा तो माइनस का बचेगा वो भी, फिर 40 में से 53 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 13, फिर 53 में से 53 घटाएंगे तो बचेगा 0, फिर 59 में से 53 घटाएंगे तो प्लस का यह बचेगा 6, फिर 60 में से 53 घटाएंगे 7 बचेगा, फिर 63 में से 53 घटाएंगे 10 बचेगा, फिर 60 में से 53 घटाएंगे 7 बचेगा। ठीक है, अब हमें इसके वर्ग की जरूरत है, तो पहले तो हम इसका वर्ग ज्ञात कर लें। ठीक है, फिर इसके वर्ग को जोड़ लेंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चक्कू हो जाएगा 16, फिर 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिहाई 9, 8 का वर्ग 8 ढाई 64, 13 का वर्ग 169, 0 का वर्ग 0, 6 का वर्ग 6 का 36, 7 का 7 सत्ती 49, 10 दशमलव 100, 7 सत्ती 49। ठीक है, अब इसका हमें योग ज्ञात करना है तो लिखेंगे सिग्मा d स्क्वायर। तो इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 496। ठीक है, अब चाहे तो हम इस प्रकार से सारणी बना सकते हैं।
तो अब हम उपज का मानक विचलन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे उपज का मानक विचलन। तो मानक विचलन का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर का मान है 496 और बटे में रखेंगे 10। ठीक है, वो भी यह रहेगा अंडर रूट में। तो 10 से भाग कराएंगे जब हम 496 में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 49.6, वो भी अंडर रूट में। और जब हम 49.6 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.0427। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इस 7 को हम हटाएंगे, मतलब चौथे अंक को जब हम हटाएंगे तो तीसरा अंक एक बढ़ जाएगा। तो 7 जब हटेगा तो इस 2 की जगह पर 3 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7.043। और चूंकि यह उपज है और उपज का जो मात्रक है वह है लाख गांठों में, तो इसका मात्रक हो जाएगा लाख गांठ। अब हमें विचरण गुणांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे तथा विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर होता है सिग्मा अपान ए इंटू 100। तो सिग्मा का यहाँ पर मान है 7.043, अपान में हमें रखना है ए, जो कि ए यहाँ पर है 53 और इंटू में रखेंगे 100। तो 100 से जब गुणा कराएंगे 7.043 में, तो पहले तो पूरी संख्या लिख लें 7043 और 2 जीरो लगा दें। और चूंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और बटे में है 53। तो अब जब हम 53 से भाग कराएंगे इतने में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 13.28, जिसे हम लिख सकते हैं 13 इस 8 को जब हम हटाएंगे तो चूंकि 8 5 से बड़ा है इसलिए 2 की जगह पर हो जाएगा 3। तो यह आ जाएगा 13.3%। तो विचरण में देखिए जो उपज का विचरण है वह आया है 13.3 और जो क्षेत्रफल का विचरण आया है वह आया है 9.957। तो चूंकि उपज का जो विचरण है वह अधिक आया है। और प्रश्न ने हमसे पूछा था कि बताओ कि विचरण क्षेत्रफल में अधिक है या उपज में। तो जो विचरण है वह हमारा उपज में अधिक है। तो लिखेंगे अतः विचरण उपज में अधिक है। अतः इस प्रकार से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और यह प्रश्न था 12वां। अब जो हमारा अगला प्रश्न है 13वां, तो इसमें कह रहा है कि निम्न सारणी से मानक विचलन गुणांक तथा प्रसरण गुणांक ज्ञात करो। तो इस प्रश्न का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि उस वीडियो को हम इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का हल भी इसी वीडियो में देख लीजिए और इस वीडियो की सहायता से आप मानक विचलन गुणांक तथा प्रसरण गुणांक निकालना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब प्रश्नावली 24 का यह 13वां सवाल देखते हैं। अब इस सारणी से हमें मानक विचलन गुणांक तथा प्रसरण गुणांक ज्ञात करना है। और जब मानक विचलन निकल आएगा तो मानक विचलन से मानक विचलन गुणांक भी निकल आएगा, और जब मानक विचलन गुणांक निकल आएगा तो प्रसरण गुणांक भी निकल आएगा। मतलब अगर मानक विचलन निकल आया तो ये मानक विचलन गुणांक और प्रसरण गुणांक भी निकल आएगा। तो मानक विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें मानक विचलन बटे माध्य करना पड़ेगा। माध्य का मतलब समांतर माध्य, तो मतलब हमें समांतर माध्य की भी जरूरत है। तो पहले हम इस दी हुई सरणी से समांतर माध्य ज्ञात कर लें। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x होना चाहिए और f होना चाहिए। ठीक है, तो f तो हमारे पास है। ठीक है, ये बारंबारता जो दी हुई है, इस बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे पास f है। लेकिन हमारे पास x नहीं है, तो x हम इस वर्ग अंतराल से निकाल सकते हैं। तो इस वर्ग अंतराल से जब हम x निकालेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा मध्यमान, और मध्यमान ही हमारा x कहलाएगा। इन दोनों को जोड़कर, जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है, इनको जोड़कर उसका आधा करके x निकल आएगा। ठीक है, मतलब मध्यमान निकल आएगा। तो जब 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का जब आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और 10 और 20 30 हुआ, और 30 का जब आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि इन वर्ग अंतरालों के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम 10-10 बढ़ाते हुए आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो 5 में देखिए 10 जुड़ा 15 हुआ। अब 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 10 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 10 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास fx की गुणा का योग होना चाहिए,
ठीक है। अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं सूत्र तो हम यह सूत्र लगा सकते हैं कल्पित माध्य वाला, ठीक है। इसमें डेल्टा की हमें आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यह सूत्र जब यूज करें जब x हमारा काफी बड़ा हो। इससे क्या होता है कि x हमारा छोटा हो जाता है, तो हम कल्पित माध्य वाला सूत्र ना लगाकर fx वाला सूत्र लगा लें यहाँ पर, ठीक है। मतलब fx की पहले हमें गुणा करानी होगी, फिर उसको जोड़ना होगा और फिर यह f जोड़ लेंगे, ठीक है। और जो f का योग आएगा उससे हम भाग करा देंगे fx के योग को। तो पहले यहाँ पर सिग्मा f देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पर लिख दें योग, अब इसको जोड़ लें 5 7 12 और 8 20 20 और 11 31 और 9 40। तो ये सिग्मा f आया। f का जो योग है वह है 40। अब इसी से हमें भाग कराना होगा fx के गुणनफल के योग को, ठीक है। तो हमें fx का योग ज्ञात करने के लिए पहले हम f और x की गुणा करा लें। तो यहाँ पर लिख भी दें fx। तो देखिए 5 5 25, 7 को 15 से जब गुणा कराएंगे मतलब 15 सत्ती 105 और 25 8 200। अब 35 की गुणा 11 से कराएंगे 385, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 385। अब 9 की गुणा 45 से करानी है 405। तो यहाँ पर लिख दें 405। तो fx का योग कर लें। तो यहाँ पर लिख दें सिग्मा fx। अब देखिए 25 105 200 385 और 405 को जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1120। तो यहाँ पर लिखें इसलिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब इनमें मान रख दें बराबर सिग्मा fx। सिग्मा fx का मान है 1120। तो यहाँ पर लिखें 1120 और बटा सिग्मा f का मान है 40। तो इसे काट दें, ठीक है। तो देखिए 1 0 यह और 1 0 यह कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 से कट जाएगा तो 4 अक्कम 4 और 4 दूनी 8, 3 बचा और 32 हो गया, 4 अट्ठी 32। तो ये आ गया 28। तो यहाँ पर लिख दें समांतर माध्य बराबर 28। अब देखिए क्योंकि हमें मानक विचलन निकालना है तो मानक विचलन निकालने के लिए जो ये दो फार्मूले हैं सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ और से दूसरा फार्मूला है सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर अपान सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डेल्टा अपान सिग्मा एफ का होल स्क्वायर और सबका रूट। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं। ये फार्मूला हम जब यूज करेंगे या तो सवाल हमसे पूछ ले कि समांतर माध्य से मानक विचलन ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तब हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक स्थिति ये हो गई और दूसरी स्थिति ये कि अगर समांतर माध्य दशमलव में ना आए तब ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर समांतर माध्य दशमलव में आ जाएगा, क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं घटाना, जोड़ना, गुणा कराना, भाग कराना में थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा समांतर माध्य आया है वह 28 है। ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम यह फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, तो इस फार्मूले के लिए हमें एफ और डी स्क्वायर की गुणा का योग की जरूरत पड़ेगी। तो d निकालने पहले, तो d कैसे निकलेगा? x में से समांतर माध्य घटा के। तो यहाँ पर तो d बराबर होता है x माइनस समांतर माध्य। ठीक है, और समांतर माध्य को हम a या m किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब x में से हमें समांतर माध्य घटाना है। तो m जो है यहाँ पर समांतर माध्य और समांतर माध्य आया है 28, मतलब पहले हमें 5 में से 28 घटाना है, फिर 15 में से 28 घटाना है,
फिर 25 में से 28 घटाना है, 35 में से 28 घटाना है और 45 में से 28 घटाना है। तो 5 में से जब 28 जाएगा तो 5 में से 28 नहीं घट पाएगा, तो 28 में से 5 घटाएंगे तो 23 बचेगा। तो 28 में से घटाए हैं 5 को और 28 माइनस का है, इसलिए माइनस का 23 बच जाएगा। ठीक है, मतलब जो x हमारा 28 से छोटा होगा वह माइनस में आएगा और जो x 28 से बड़ा है वह प्लस में आएगा। ठीक है, तो 5 में से जब 28 घटाएंगे तो माइनस का 23 रह जाएगा। अब 15 में से 28 घटाएंगे और जो 15 में से 28 जाएगा तो माइनस का 13 रह जाएगा। फिर 25 में से 28 घटाएंगे, जब 25 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा। फिर 35 में से 28 घटाएंगे, अब 35 देखिए 28 से बड़ा है इसलिए ये प्लस का आएगा, तो 35 में से जब 28 जाएगा तो प्लस का 7 रह जाएगा। ठीक है, अब 45 में से जब 28 घटाएंगे तो प्लस का 17 रह जाएगा। तो अब जो कि हमें मानक विचलन निकालना है और मानक विचलन निकालने के लिए FD स्क्वायर की गुणा का योग होना चाहिए। ठीक है, तो D तो निकल आया है, अब हमें D स्क्वायर की आवश्यकता है। तो एक कॉलम D स्क्वायर का बना लें और दूसरा कॉलम FD स्क्वायर का बना लें। ठीक है, क्योंकि हमें F और D स्क्वायर की गुणा भी करानी है। तो यहाँ पर लिख दें D स्क्वायर। तो D हमारे पास ये 23, 13, 3, 7, 17 ये सब D हैं, तो इसका हम वर्ग कर दें। तो 23 और 23 की जब गुणा होगी तो 23 23 529। अब ये माइनस का नहीं रह जाएगा, क्योंकि माइनस का 23 और माइनस के 23 की जब गुणा 2 बार होगी तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। कहने का मतलब है ये कोई भी माइनस की नहीं रहेंगी, सब प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, और 13 23 169, 3 तिहाई 9, 7 सती 49 और 17 17 289। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया D स्क्वायर। अब हमें F और D स्क्वायर की गुणा करानी होगी। ठीक है, तो F और D स्क्वायर की गुणा करा लेते हैं। अब देखिए F हमारे पास ये है और ये D स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें F और D स्क्वायर की गुणा करानी है तो यहाँ पर लिख भी दें FD स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब 5 की गुणा 529 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2645। फिर 7 की गुणा 169 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1183। और जब 8 की गुणा 9 से कराएंगे तो 9 8 72। और 11 की गुणा जब 49 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 539। और 289 की गुणा जब 9 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2601। अब क्योंकि हमें FD स्क्वायर के योग की भी जरूरत है तो अब इसका हम योग कर लें। मतलब 2645, 1183, 72 और 539 और 2601 इन सबको हमें जोड़ना है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7040। यहाँ पर लिख भी दे सिग्मा FD स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा का मतलब जोड़। तो अब मानक विचलन निकालने के लिए जिस जिस की जरूरत थी वो सब यहाँ पर निकल गया है। तो अब यहाँ पर लिखें, इसलिए मानक विचलन बराबर तो मानक विचलन बराबर सिग्मा FD स्क्वायर अपान सिग्मा F का रूट। ठीक है, अब इनके मान रख दें। तो देखिए सिग्मा FD स्क्वायर का मान है 7040। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 7040 अपान सिग्मा F, और सिग्मा F हमारे पास है 40। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और रूट। अब इसको काट दें तो देखिए यहाँ से 1 0 यह और 1 0 यह कट जाएगा। ठीक है, अब इसे 2 से काट दें तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 कम 2, इसे 4 से भी डायरेक्ट काट सकते थे लेकिन यहाँ पर 2 से काटा है इसीलिए फिर इसको 2 से काट दें। यहाँ पर तो 2 कम 2, 1 बचा और 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, तो यहाँ पर रह जाएगा 176। ठीक है, तो बराबर लगाएंगे, लिखेंगे अंडर रूट 176। तो अब 176 का वर्गमूल निकाल लें।
एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो अक्कम बढ़ जाएगा, तो अक्कम बढ़ लेंगे और इधर एक जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2 और इधर क्षेत्र उतार लेंगे इधर। अब इसको तिहाई बार ले जाएंगे तो तिहाई बार जाएगा, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अब इसको घटा लेंगे तो बचेगा 9 7 16, 7 बचा, इधर हुआ 3 जोड़ लेंगे तो इधर जाएगा 6, इधर हो जाएगा 2। अब डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे। अब ये दूनी बार जाएगा तो यहाँ पर दूनी बार ले जाएं तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इधर बचा 6, इधर रह जाएगा 7 और इधर रह जाएगा 1 और इधर 2 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 और 2। अब 2 जीरो और उतार लेंगे तो ये जाएगा 6 दूनी 12, छक्का बार जाएगा तो यहाँ पर भी तो ये हो जाएगा 6 छक 36, हासिल 3, 6 चौक 24, 24 3 27, हासिल 2 और 6 छक 36, 36 और 2 38, हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 15 में से 8 जाएगा 7 और इधर रह जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है, अब इधर 6 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12, हासिल 1 5 और इधर 6 और इधर 2 और फिर 2 जीरो उतार लेंगे, फिर 6 दूनी 12, फिर ये छक्का आ जाएगा तो यहाँ पर फिर छक्का लिखेंगे। ठीक है, मतलब 176 का वर्गमूल आया 13.2666। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 13.266, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक काफी होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो तीसरा अंक 6 है इसे हटा दें, तो जब ये हटेगा तो इधर 1 अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा अंक 5 से बड़ा है तो दूसरा अंक 1 बढ़ जाता है। अगर तीसरा अंक 5 से कम है और उसे हम हटाना चाहते हैं तो वह उतने का उतना ही रहेगा दूसरा अंक। ठीक है, अब इस 6 को हटाना है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए दूसरा अंक जो 6 है यह 6 की जगह पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अतः मानक विचलन बराबर आ गया 13.27। तो एक आंसर ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है, तो मानक विचलन तो निकल आया, अब निकालना है मानक विचलन गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे मानक विचलन गुणांक। तो मानक विचलन गुणांक जो होता है वह होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य। ठीक है, मानक विचलन बटा समांतर माध्य। तो बराबर लगाएंगे और मानक विचलन आया है 13.27, तो यहां पर लिखेंगे 13.27 अपान समांतर माध्य आया है 28, तो यहां पर लिखेंगे 28। तो अब 13.27 को 28 से भाग करा लें। ठीक है, तो दशमलव से पहले जो संख्या 13 है वो 28 से कम है, इसीलिए हमें 132 लेना पड़ेगा। तो दशमलव काटना पड़ेगा, तो ऊपर 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये जाएगा 28 चक्कू बार, तो 28 चक्कू 4 32, हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, घटाएंगे तो बचेगा 0, इधर बचेगा 2। तो ये आया 0.4739। अब देखिए हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 या 3 अंक काफी होते हैं, तो इस 0.4739 को लिख सकते हैं हम। अगर यह 9 हटा दें तो 9 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 3 की जगह पर 4 हो जाएगा। तो इसे हम 0.474 लिख सकते हैं। ठीक है, और अब चाहें तो यह तीसरा अंक भी हटा सकते हैं, तो यह रह जाएगा सिर्फ 0.47, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह भी आंसर है और यह भी आंसर है। तो यहाँ पर लिखें बराबर 0.474। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मानक विचलन गुणांक बराबर, अब
देखिए अब ये हम तीसरा अंक 4 को हटा दें तो 4 5 से कम है, इसलिए यह 0.47 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा मानक विचलन गुणांक 0.47। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रसरण गुणांक। ठीक है, अब लास्ट बचा है, इसीलिए लिखेंगे तथा प्रसरण गुणांक बराबर। तो प्रसरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुणांक गुणे 100। तो मानक विचलन गुणांक आया है 0.47 या 0.47 ही रखें या 0.474 रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं इनमें से। अगर 0.47 रखेंगे तो प्रसरण गुणांक 47% आएगा, और यदि मानक विचलन गुणांक 0.474 रखेंगे तो प्रसरण गुणांक 47.4 आएगा परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0.474 रखा है, तो गुणे 100 मतलब ये हो जाएगा 47.4%। ठीक है, और यदि मानक विचलन गुणांक 0.47 रखें और इसको जब हम 100 से गुणा कराएंगे तो यह आएगा सिर्फ 47%। ठीक है, तो आंसर दोनों करेक्ट है। बुक में आंसर 47.4 दिया है, इसीलिए हमने यह रखा है, चाहे तो यह 47% भी रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अतः प्रसरण गुणांक बराबर। तो इस सवाल का मानक विचलन आया है 13.27 और मानक विचलन गुणांक आया है 0.47 और प्रसरण गुणांक आया है 47.4%। ठीक है, अगले वीडियो में शेष बचे प्रश्नों को हल करेंगे।